कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आजकल बेटियां पढ़ तो रही हैं लेकिन बच नहीं पा रही हैं। जब भी सुनो, रोजाना उठो तो सुबह एक नया किस्सा सामने आता है। हर एक दिन कुछ ना कुछ अपराध हो रहा है बेटियों के साथ, और ये बढ़ते अपराध थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पहले कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद भयानक तरीके से उसकी हत्या की गई, और अब ऐसा ही एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर हॉस्पिटल की ही एक नर्स के साथ बलात्कार करके की गई है बेरहमी से हत्या। क्या ये अत्याचार ऐसे ही होते रहेंगे? कौन थी वो नर्स जिसके साथ रेप करने के बाद बेरहमी से हत्या की गई, और कौन है वो दरिंदा जिसने दिया है इस घटना को अंजाम? जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं शबनम खान और आपके सामने लेकर आई हूं जुर्म की एक और नई अनोखी दास्तान। आज की ये सच्ची घटना है उधम सिंह नगर, वहीं का एक शहर है रुद्रपुर। रुद्रपुर में एक हॉस्पिटल है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली एक नर्स अपने घर से ड्यूटी के लिए निकलती है। वो उत्तर प्रदेश जिला रामपुर के बिलासपुर में एक इलाका है टिटवा, वहां की रहने वाली थी, जो रोजाना बिलासपुर से रुद्रपुर का सफर करती थी। 30 जुलाई 2024 को भी ये महिला सुबह के वक्त ड्यूटी के लिए निकलती है, बट शाम होने पर ये महिला घर वापस नहीं आती। रात हो जाती है। घर में उसकी 9 साल की बच्ची थी। आधी रात होने पर वो बच्ची घबराने लगती है और फूट फूट कर रोने लगती है, जिसकी आवाज़ सुनकर पड़ोसी आ जाते हैं। पड़ोसी बच्ची से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो बोलती है कि मेरी मम्मी घर नहीं आई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। काफ़ी देर तक पड़ोसी उसकी माँ का इंतज़ार करते हैं। ये आधी रात होने पर भी महिला घर वापस नहीं आती। तब पड़ोसी बच्ची से नंबर लेते हैं और उसके ननिहाल में फ़ोन करते हैं। ननिहाल वाले आ जाते हैं, लेकिन माँ का कहीं पता नहीं होता। तभी बच्ची की मौसी, यानी जो महिला गुमशुदा हुई थी, उसकी छोटी बहन पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद बताती है कि सर, मेरी जो बड़ी बहन है ये रुद्रपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। डेली रूटीन उनका आना जाना था, लेकिन वो कल रात से घर पर नहीं आई है। पुलिस गुमशुदगी में मामला दर्ज कर लेती है, लेकिन शायद पुलिस यहाँ पर कोताही बरतती है। वो उतनी तेजी से काम नहीं कर पाती जितना तेजी से करना चाहिए था। काफी दिन बीत जाते हैं। परिवार वाले अपनी तरह से भी अपनी बहन को, अपनी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। वो इधर उधर अपनी बेटी को तलाश करते हैं, जो जो कांटेक्ट में होते हैं उन सब से संपर्क करते हैं, लेकिन उस बेटी का कहीं पता नहीं चलता। और 8 दिन के बाद परिवार को मिलती है एक सूचना, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अचानक से 8 दिन के बाद, यानी कि 8 अगस्त 2024 को लगभग 5:30 बजे फोन आता है परिवार के पास पुलिस स्टेशन से, और बोलते हैं कि आप लोग अभी थाने आ जाइए। हमें एक लाश मिली है, शिनाख्त करना है कि वो आपकी बेटी की लाश तो नहीं है। ये सुनना था कि परिवार वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो पूरे कांप उठते हैं लाश का जब नाम सुनते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं और हौसले के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं कि वो हमारी बेटी, हमारी बहन नहीं हो सकती। ये जो लाश मिली थी, ये एक इलाका है वसुंधरा रोड। वसुंधरा रोड के किनारे ही बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं जिसके अंदर थी। वहां पर परिवार को लेकर जाया जाता है। बड़ी बड़ी झाड़ियां खड़ी होती हैं। झाड़ियां हटाकर जब देखी जाती हैं तो वो लाश पूरी तरह से गली हुई थी। वहां पर नजर आता है तो सिर्फ कंकाल, जिसे देखकर परिवार की चीख निकल जाती है, क्योंकि वहां पर जो सामान पड़ा हुआ था उससे शनाख्त होती है कि ये उन्हीं की बेटी, उन्हीं की बहन की लाश थी। परिवार वाले बहुत ही ज्यादा आक्रोश में आ जाते हैं और पुलिस पर सवाल उठाने लगते हैं कि अगर आप लोगों ने सही से जांच की होती तो हमारी बहन, हमारी बेटी शायद जिंदा होती, लेकिन आप लोगों की लापरवाहियों की वजह से ये हुआ है। पुलिस उन लोगों को डांटती है और फिर कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, हम उच्च स्तर पर इसकी जांच करेंगे और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल अब पुलिस के पास एक लाश के रूप में एक कंकाल था, जो कि उस महिला का था, जो कि अपने घर से, यानी कि बिलासपुर की रहने वाली, जो 30 जुलाई से गायब थी। 8 दिन के बाद उसकी लाश मिली, वो भी इस हालत में। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई केमिकल डाला गया है, जिससे लाश को गलाने की कोशिश की गई है ताकि उसकी शिनाख्त छुप सके। लेकिन यहाँ पर दूसरा सवाल ये भी था कि अगर शिनाख्त छुपाना ही चाहते थे, आइडेंटिटी छुपाना ही चाहते थे, तो उसका सामान क्यों वहां पर रह गए जिससे पहचान हो सकी कि ये उन्हीं की बेटी की लाश है। काफी सारे सवाल थे परिवार के पास, पुलिस के पास, जिसके जवाब ढूंढना अभी बाकी थे।
पुलिस उच्च स्तर पर जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। रुद्रपुर से बिलासपुर तक जितने सीसीटीवी कैमरास मिलते हैं, लगभग 500 सीसीटीवी कैमरास आते हैं, उन सबको खंगाला जाता है। कहीं कुछ प्रूफ नहीं मिल पाता। फिर एक पुलिस के हाथों सबूत मिलता है, यानी एक सीसीटीवी कैमरे में वो लेडी नर्स ई रिक्शा से जाती हुई नजर आती है और उसी के पीछे एक और व्यक्ति जाता हुआ दिखता है। अब यहाँ पर पुलिस के हाथ एक सुराग आया था, उसके पीछा करने वाला व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति कौन था, कहाँ का था, ये बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस अपनी टीमें लगा देती है, अपने खबरियों को लगा देती है कि उस व्यक्ति का पता लगाया जाए, लेकिन पुलिस को कुछ नहीं पता चल पाता। पुलिस उस लेडी नर्स का नंबर लेती है, सर्विलांस पे डालती है, लेकिन वो नंबर स्विच ऑफ लगातार बता रहा होता है। लेकिन एक दिन अचानक से पुलिस को पता चलता है कि उस मोबाइल में दूसरी सिम एक्टिवेट की गई है। जब उस सिम के ऑनर का पता लगाया जाता है कि ये सिम किसकी है, किसके नाम पर अलॉट हुई है, तब ये पता चलता है कि ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है बरेली, और बरेली का ही एक थाना है शाही। शाही का एक गांव है तुरसा पट्टी, वहां की रहने वाली एक खुशबू नाम की महिला के नाम अलर्ट है। अब पुलिस उसको कांटेक्ट करती है और बोलती है कि हम पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये मोबाइल कहाँ आया। वो महिला फोन घबरा कर काट देती है और अपने पति को बताती है कि मेरे पास ऐसा फोन आया है। जब पति ये बात सुनता है, उसके पति का नाम धर्मेंद्र होता है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी पत्नी को लेकर वो अपने घर से फरार हो जाता है। जब पुलिस वहां पर जाती है तो पति पत्नी दोनों गायब होते हैं, घर पर सिर्फ ताला ही मिलता है। पुलिस अपने खबरियों को अलर्ट कर देती, क्योंकि पुलिस का शक उन्हीं पति पत्नी पर पहुंच गया था कि ये घर से गायब है, तो यकीनन इस रेप में, इस हत्या में इन्हीं लोगों का हाथ है। पुलिस काफी मुशक्कत करती है, लेकिन उन लोगों का कहीं पता नहीं चलता। फिर काफी समय बीतने के बाद लगभग पुलिस को 8 दिन लग जाते हैं, तभी रुद्रपुर की जो उत्तराखंड की पुलिस होती है, उनको इन लोगों की लोकेशन ट्रेस हो जाती है। इनकी लोकेशन राजस्थान का जिला है जोधपुर, वहां की पाई जाती है, और पुलिस इनको ट्रेस करते हुए जोधपुर पहुंच जाती है, जहां पर ये दंपत्ति एक अपने रिश्तेदार के यहाँ थे। वहां से इन लोगों को उठा लिया जाता है और पुलिस इनको उत्तराखंड थाने ले आती है और इनसे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया। वो महिला बताती है कि मुझे मेरे पति ने ये मोबाइल दिया था। अब धर्मेंद्र से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया। ये धर्मेंद्र जो है जफरपुर में एक गेहूं की फैक्ट्री है, वहां पर ये काम करता है, और ये एक बार पहले भी आर्म्स एक्ट के तहत जेल जा चुका था। ये अपनी फिर पहले ये कहानियां करता है कि मुझे ये मोबाइल सड़क पे पड़ा हुआ मिला है, लेकिन पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है कि तुम्हें अगर सड़क पे पड़ा हुआ मिला है तो तुम्हें जब कॉल की गई तुमने क्यों नहीं बताया, और अपनी ही लोकेशन छोड़कर दूसरी लोकेशन पर क्यों चले गए, क्यों फरार हो गए जगह से। और जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो ये टूट पड़ता है, फिर ये सारी स्टोरी बताता है। ये बताता है कि 30 जुलाई 2024 को जब ये काम से वापस लौट रहा था, तभी उसको ये महिला ई रिक्शा में जाती हुई दिखती है। जहां पर ये उतरती है रोड पर, उसके आगे का रास्ता सुनसानी वाला रास्ता था। तभी इसके मन में विचार आता है, इस महिला के पास काफी पैसा होगा, मोबाइल होगा, क्यों नहीं इसकी लूटपाट की जाए, इससे पैसा और मोबाइल छीन लिया जाए। तभी ये उस महिला का पीछे करने लगता है। जैसे ही महिला रिक्शा से उतरकर उस सुनसानी रास्ते की तरफ पैदल चलती है, ये भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और जाने के बाद उसको पकड़ लेता है लूटपाट के लिए। लेकिन वो महिला इसको गिरा देती है, क्योंकि वो दिखने में काफी तंदुरुस्त थी और ये दुबला पतला था। लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रोध में आ जाता है जब महिला के द्वारा इसको धक्का दिया जाता है, और ये झपट कर महिला को पकड़ लेता है। लेकिन कहते हैं ना, कमजोर हो या बलवान मर्द तो मर्द ही होता है, औरत की क्या बिसात उसके सामने। तो ये उस महिला को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसका सर जमीन पर दे मारता है, जिससे महिला को चोट लगती है दिमाग में, वो खून से लथपथ हो जाती है, उसका खून बहने लगता है, और ये महिला को जबरदस्ती करता हुआ झाड़ियों में ले जाता है, क्योंकि इसका मन बेईमान हो जाता है। इसके अंदर का शैतान राक्षस जाग उठता है। ये सोचता है कि नहीं, इस महिला का लुत्फ उठाया जाए, इस महिला से मजे किए जाए, इसका बलात्कार किया जाए। उस इंसान की इंसानियत मर जाती है और हैवानियत जाग उठती है। ये महिला को झाड़ियों में ले जाता है, उसके साथ ये बलात्कार करता है। वो विरोध करने की कोशिश करती है तो उसको बहुत ही बेरहमी से ये मारता है, जगह जगह काटता है, जगह जगह मारता है। महिला विरोध करने की स्थिति में नहीं रहती, घायल हो जाती है, और उसका ये जब तक मन करता है बलात्कार करता रहता है। और बलात्कार करने के बाद
इसको ये छोड़कर आने लगता है। महिला अधमरी सी हालत में तड़पने लगती है। तभी इसको ख्याल आता है कि ये अगर जाग गई तो ये मेरा बता सकती है पुलिस को और मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तभी ये वापस जाता है। वापस जाने के बाद वो जो महिला दुपट्टा ओढ़ी हुई थी उस दुपट्टे से ही इस महिला का गला घोटकर मार देता है और इसका मोबाइल और पैसे लेकर वहां से फरार हो जाता है। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस भी बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाती है कि एक आम मजदूर इतने बड़े क्राइम को कैसे अंजाम दे सकता है। पुलिस पति पत्नी दोनों को जेल भेज देती है, लेकिन परिवार वाले यहाँ पर नाखुश होते हैं क्योंकि पुलिस को यहाँ पर संदेह था कि लाश को गलाने के लिए केमिकल का यूज किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम में अभी तक ऐसा कुछ क्लू नहीं मिला है कि इस पे केमिकल यूज हुआ है। तो आखिर 8 दिन तक वो लाश उस झाड़ियों के पीछे पड़ी रही और किसी को उसकी बदबू तक नहीं आई और वो 8 दिन में इतनी बुरी तरह से गल गई कि उसके सिर्फ कंकाल ही निकले। ये अभी सवाल है पुलिस के पास जिसका अभी जवाब मिलना बाकी है। फिलहाल इस मामले की और भी ज्यादा जांच की जा रही है। वहीं पर परिवार वाले पुलिस की नाकामी से नाखुश हैं। उनको ऐसा लगता है कि पुलिस ने सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी बेटी, हमारी बहन इस स्थिति तक पहुंची है। परिवार वाले मांग कर रहे हैं कि जब एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार करके ऐसा घिनौना अपराध किया गया, उसको जान से मारा गया और उसके साथ पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है, प्रशासन जुड़ा हुआ है और लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, तो हमारी बेटी को क्यों एक आम केस के रंग समझा जा रहा है। उसके साथ जो सुलूक किया गया उस दरिंदे को भी फांसी दी जाए, उसको भी उस तरह से सजा दी जाए जैसे कि ट्रेनी डॉक्टर के आरोपी को दी जा रही है। यहीं पर परिवार वाले प्रशासन से ये भी मांग कर रहे हैं कि ये बच्ची यतीम है, इसकी माँ ही थी जो इसका पालन पोषण कर रही थी, जो कि अब जिंदगी में वापस नहीं लौट पाएगी क्योंकि वह दरिंदगी का शिकार हो चुकी है, इसलिए इसकी आर्थिक मदद की जाए। लेकिन ना ही अभी उत्तराखंड पुलिस और ना ही उत्तर प्रदेश पुलिस किसी ने इस बात की घोषणा नहीं की है कि इसकी आर्थिक मदद की जाएगी। फिलहाल अभी इस पर और भी कार्रवाई चल रही है। पुलिस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। क्या इस आरोपी का अकेले का ही ये काम था या इसके साथ और कोई भी था, या वाकई में इसने लाश को गलाने के लिए किसी केमिकल का यूज किया था। हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं, क्या इस जमाने में, इस दुनिया में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्यों कहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र भारत है, यहाँ पर महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं। जहाँ पर एक तरफ हम बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहीं पर दूसरी ओर बेटियों के साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है? आज की बेटियां चाहती हैं कि वो अपने माँ बाप का सहारा बने, अपने पति का सहारा बने, अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर सकें, इसलिए वो पढ़ाई करके कुछ पैसा कमाना चाहती हैं, नाम कमाना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो घर से निकलकर बाहर जॉब करती हैं। लेकिन वहां पर उनके साथ ऐसा हो तो फिर क्या कहेंगे? डॉक्टर हो या नर्स, इनको भगवान का रूप कहा जाता है क्योंकि ये मरीजों की देखभाल के लिए होती हैं, या उनको एक नई जिंदगी प्रदान करने की कोशिश करती हैं। लेकिन वही आम इंसान उनकी जिंदगी का दुश्मन बन जा रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? ऐसी दरिंदगी है जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। चाहे वो कोलकाता हो या उत्तराखंड, हर तरफ यही है कि महिलाओं को सिर्फ एक खिलौना समझा जा रहा है, उनके साथ दरिंदगी की जा रही है और उनकी बेरहमी से हत्या की जा रही है। हम सरकार से यही अपील करेंगे कि चाहे वो किसी भी समुदाय की बेटी हो, चाहे वो किसी भी प्रदेश की बेटी हो, लेकिन अगर उसके साथ गलत किया गया है तो ऐसे आरोपियों को मौत की सजा दी जाए। उनकी सजा सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों को फांसी का प्रावधान बनाना चाहिए ताकि ऐसे जघन्य अपराध करने से पहले हर जालिम, हर दुष्कर्मी 100 बार सोचे। फिर हाजिर होंगे आपके सामने जुर्म की ऐसी एक और सच्ची घटना लेकर। जब तक कि आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज नहीं भूलें। धन्यवाद जी।